एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का पार्ट 8 देखेंगे। इस पार्ट 8 में आज हम और कुछ केस स्टडीज लेंगे जिससे आपकी कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स और डेवलप होगी। ये पार्ट 8 है और लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में हम और कुछ केस स्टडी लेंगे जो बुक्स में दी हुई है, पर ये आपकी बिल्कुल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है। सो हमने एज इट इज वैसे लिया हुआ है। तो जो पहला केस स्टडी है वो बेस्ड है, उसका नाम दिया हुआ है क्रेडिट्स वर्सेज कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। जो लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है और कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका जो केस स्टडी है उसको हम रीड कर लेते हैं। हालांकि हमने ये कंसेप्ट कई बार पढ़ा है बात पहले भी। ये केस स्टडी ये बोलती है कि आर्टिकल 14, किसका आर्टिकल 14 यूसीपीडीएस आर्टिकल ध्यान रखने के बजाय अपन को ये ध्यान रखना है वो states that a credit by its nature is separate from the sale or other contract on which it is paid। मतलब क्रेडिट इट इज सेपरेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच में सेपरेशन रहता है। क्रेडिट किस पे काम करता है? केवल डॉक्यूमेंट्स पे काम करता है, और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अगर उसमें लिखी हुई क्रेडिट में जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता वो डिसरिगार्ड करनी होती है। एंड बैंक्स आर इन नो वे कंसर्न विद और बाउंड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट्स। ये नहीं कि बैंक को ये इंश्योर करवाना है कि जो गुड्स हैं वो डिलीवरी हो रही है एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, उसको ये नहीं देखना है। बैंक को देखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एलसी के अकॉर्डिंग वो उसके पास आ रहे या नहीं आ रहे। It also states that issuing bank must discourage any attempt by the applicant to include the details of the contract, perform invoice as an integral part of। इसलिए क्या है कि इसमें ही आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इशूइंग बैंक को डिस्करेज करना चाहिए। कोई भी अटेम्प्ट एप्लीकेंट अगर ऐसा कर रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिटेल है, परफॉर्मा इनवॉइस वाली डिटेल है, वो एलसी का ही पार्ट बना रहा है, तो वो अवॉइड करना है। आर्टिकल एक और बोलता है कि बैंक डील इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स और सर्विसेज। तो इसमें जो जो दिया हुआ है केस स्टडी, उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो एप्लीकेंट है वो कई बार क्या करते हैं कि जो ओपनिंग बैंक है या जो इशूइंग बैंक है उसको बोलते हैं कि आप इसका हमारा पेमेंट मत करो। ये जो इशूइंग बैंक को बोल देते हैं कि भैया आप पेमेंट मत करो क्योंकि जो गुड्स रिसीव्ड हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं। तो उन केसेज में ओपनिंग बैंक को क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। तो उस केस स्टडी मतलब उस केस में ओपनिंग बैंक क्या करेगा, ये केस बन गया। तो उस केस में क्या होगा, तो आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये बात सही हो सकती है कि जो एप्लीकेंट है उसको जो मटेरियल मिला है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन नहीं मिला होगा, डॉक्यूमेंट्स ओके है, पर जो मटेरियल मिला होगा मान लो उसको गुड्स रिसीव हुए है वो ठीक नहीं है, तो वो बोलेगा ओपनिंग बैंक को। तो ओपनिंग बैंक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो इसमें ध्यान रखना है ये चीज़ है कि भाई जो ओपनिंग बैंक है उसको वो पेमेंट रिफ्यूज नहीं कर सकता। कि अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन में प्रॉब्लम है तो ओपनिंग बैंक अपनी तरफ से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। बट अगर एप्लीकेंट ने इसमें जो लिखा हुआ है इवन देन एप्लीकेंट्स अटेम्प्ट करते हैं कि भाई गुड्स एज पर परफॉर्म इनवॉइस नहीं है, या बोलते हैं कि बेनिफिशियरी हैज नॉट सेंट द गुड्स एज सोन एज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बायर और सेलर के बीच में। जो हमारा ये बायर है और ये सेलर है, ये एप्लीकेंट है, ये बेनिफिशियरी है, तो हो सकता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो पर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इशूइंग बैंक को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा। वो अपनी तरफ से उसको इशूइंग बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट को विद होल्ड नहीं करे। पर अगर कई बार क्या होता है कि जो बायर है इन केसेज में कोर्ट्स में जाता है, किस में जाता है, कोर्ट्स में। और कोर्ट्स अगर मान लो स्टे लगाए कि भाई आप पेमेंट मत करो, वो इशूइंग बैंक को गाइड कर सकता है कि भाई आप पेमेंट मत करो। उस केस में क्या होगा, इशूइंग बैंक को पेमेंट नहीं करना होगा, पर अपनी तरफ से इशूइंग बैंक को पेमेंट को विद होल्ड नहीं करना है। पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है जो कि इसमें बताया हुआ है
कोई भी ऐसा जो कोर्ट्स में कई बार क्या हुआ है कि नेशनल कोर्ट्स और लॉ है वो अबव है यूसीपीडीसी के। यूसीपीडीसी एक इंटरनेशनल आपस में लोगों ने जो आईसीसी के मेंबर्स है उन्होंने मिलकर डिसाइड किया भाई यूसीपीडी। पर अगर कोर्ट की कोई गाइडलाइन आ रही है तो वो क्या होगी, कोर्ट इज अबव देन यूसीपीडीसी। अगर तो अगर मान लो कि इशूइंग बैंक को कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन नहीं आती है तब तक तो ठीक है। अगर कोर्ट ने कोई स्टे लगा दिया कि पेमेंट रोक दो, तब क्या करना पड़ेगा इशूइंग बैंक को, इशूइंग बैंक विल आल्सो स्टॉप द पेमेंट। एलसी के अकॉर्डिंग तो उसको पेमेंट करना है, पर जो या यूसीपीडीसी के अकॉर्डिंग तो पेमेंट करना है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ओके है। बट स्टिल ही हैज टू वेट फॉर, जो स्टे है वो उठेगा उसके बाद ही उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना है। सेकंड एस्पेक्ट ये है कि भाई वो ये बोले कि मेरे को रिकवरी करनी है, इस बेस पे मेरे को पेमेंट रोकना है, ये सब काम उसका नहीं, ये अलग इशू है। वो तो रिस्क में इन्वॉल्व है ही कि भाई अगर मान लो कि इम्पोर्टर उसको पेमेंट नहीं करता है तो वो चीज अलग है। ये भी तो हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल कि क्योंकि बायर है वो इसको पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो ये बोलेगा कि भाई ये मेरे गुड्स ओके नहीं है, तो वो बोल देगा कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा, चाहे तो अब ही कर दो उसको पेमेंट। तो उस केस में भी हम जो इशूइंग बैंक है वो विद होल्ड नहीं कर सकता अमाउंट, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली एक क्रेडिट रिस्क बन गई, ये अलग चीज है। ये क्या बन गई, क्रेडिट रिस्क बोल सकते हैं इसको आप, ये अलग चीज है। पर वो तो उसको बियर करनी ही पड़ेगी, पर जो इशूइंग बैंक है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम। इसके बेस पे, इस कंसेप्चुअल बेस पे जो हमने अंडरस्टैंडिंग करी, इसके बेस पे और क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और ये हमने इसको शॉर्ट में समझाने की बिल्कुल कोशिश की है। ऐसे ही एक केस स्टडी ये है कि बैंक ए, कोई भी बैंक है, इश्यूज एलसी डेटेड 1 अक्टूबर 2009 in favor of beneficiary in UK. The date of last date of shipment as per LC is 15th October 2009 and last date of negotiation है 31st October to beneficiary presents document to B for negotiation on 5th October 2009 with documents evidencing shipments of good on 30th September 2009 which sends the documents the जो है negotiating बैंक को वो डॉक्यूमेंट सेंड करता है ओपनिंग बैंक को, आस्किंग टू डिम्बर्स एज पर एलसी टर्म। ओपनिंग बैंक ऑन रिसिप्ट ऑफ गुडनेस दैट शिपमेंट वाज मेड ऑन 30 एंड इनवॉइस वाज डेटेड दो while the inspection certificate were dated 25th September 2009. Issuing bank based on receipt of documents rejected the documents notifying discrepancy that documents were dated prior to date of credit. ये एक केस हुआ कि क्या हुआ कि जो बैंक ए है उसने इशू किया एलसी, तो हम यहाँ क्या टाइम लाइन डाल देते हैं कि भाई एलसी इशू हुई 1 अक्टूबर 2009, एलसी इशू, ठीक है। और बेनिफिशियरी इन यूके में किया, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट कब है, 15 अक्टूबर, ताकि हम लोग लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट, बेनिफिशियरी ने प्रेजेंट किए डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर को, नेगोशिएटिंग बैंक को कब प्रेजेंट किए, 5 अक्टूबर को। तो इसको अपन लिख देते हैं पी का मतलब प्रेजेंटेशन किया है। एक्चुअल एपी का मतलब एपी लिख रहे हैं हम यहाँ पर, एपी का मतलब है एक्चुअल प्रेजेंटेशन जो किया गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए। और उसने डॉक्यूमेंट में जो शिपमेंट ऑफ गुड्स है, शिपमेंट्स ऑफ गुड कब किया गया, 30 सितंबर को शिपमेंट ऑफ गुड्स कर दिया गया, शिपमेंट कर दिया है ऑन 30 सितंबर को। और जो इसमें जो शिपमेंट किया 30 सितंबर को, इनवॉइस कब के हैं, डेट क्या है, इनवॉइस की डेट है 2 सितंबर 2009। और जो पैकिंग वगैरह जो लिस्ट है बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो 25, मतलब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स की डेट ये है, ऐसा है। इनवॉइस 2 सितंबर का, पैकिंग लिस्ट वगैरह 25 सितंबर की है। और उसने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया, डेट लेटर जो ये शिपमेंट वाला जो है वो भी लेटर ऑफ क्रेडिट से पहले शिपमेंट हो गया, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी प्रायर टू। तो उस केस में ये क्लेम ओके है या नहीं है, तो ऑब्वियसली जो ये क्लेम जो ये जो इसने इशूइंग बैंक ने रिजेक्ट किया है वो रॉन्ग है,
उसके पीछे बेसिस क्या है? उसके पीछे बिल्कुल बेसिस ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो प्रायर हो सकते हैं एलसी के, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। मेन बात यह है कि जो एलसी के अंतर्गत जो शिपमेंट डेट है उससे पहले पहले शिपमेंट होना चाहिए, या जो प्रेजेंटेशन डेट बनाई हुई, जैसे लास्ट डेट शिपमेंट है 15 अक्टूबर, उससे पहले पहले हो ही गया शिपमेंट कभी भी हो। या जो एलसी में प्रेजेंटेशन की जो डेट है, लास्ट डेट है, वो नेगोशिएशन की हम लोग रह गए, वो है 31 अक्टूबर 2000, उससे पहले ही उसने क्या कर दिया, नेगोशिएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो वो जो एप्लीकेंट है वो डिफॉल्ट में नहीं है। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका ये क्वेश्चन लाता है। बाकी वही चीज़ इसमें बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स कुड बी डेटेड, आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि बट शुड नॉट बी डेटेड आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन के बाद के नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर कैसे एलसी वो, अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी डेटेड एज पर एलसी इफ सो प्रोवाइडेड इन एलसी, अगर मान लो कि एलसी में ही लिखा हुआ है कि जो एलसी की डेट है उसके बाद से ही उसके बाद की डेट के डॉक्यूमेंट हो, तब तो ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो जो है तब तो कोई कभी भी हो सकते हैं, तो रिजेक्शन बाय ओपनिंग। इसमें देखो ये कंसेप्ट क्या है कि आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने समझा था कि जब यूसीपी डीसी है वो, या यूसीपी सी डीसी 600 है वो, अगर आपको एलसी में लगाना होता है तो आपको लिखना पड़ता है कि एलसी में यूसीपी डीसी के अंतर्गत इश्यू की गई है। दूसरी चीज़ आपको लिखना पड़ता है अगर की कोई चीज़ एलसी में आप अलग से लिखेंगे भाई ये चीज़ यूसीपी डीपीएस की एप्लीकेबल नहीं है, या उसके बजाय ये होगा कि भाई जैसे इस केस में लिखा, आपने लिख दे कि भाई जो शिपमेंट है वो होगा ओनली आफ्टर इश्यू ऑफ एलसी, शिपमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है ओनली आफ्टर इश्यू ऑफ एलसी होंगे, आफ्टर इश्यू ऑफ एलसी डेट के होंगे, या इनवॉइस आफ्टर इश्यू डेट। तो उस केस में यूसीपीडीएस का वो आर्टिकल अप्लीकेबल जरूरी नहीं है। मतलब कि यूसीपीडीएस तो ये बोलता है कभी के भी हो सकते हैं, यूसीपीडीसी तो ये बोलता है कि कभी के, पर आपने स्पेसिफिकली एलसी में लिख दिया, स्पेसिफिकली एलसी में ही ये लिख दिया कि भाई बाद के भी हो सकते हैं, बाद के ही होने चाहिए, उससे पहले के नहीं होने चाहिए एलसी की, तब उसके हिसाब से एप्लीकेबल होगा। तो कंसेप्ट, इससे एक कंसेप्ट और आपका बन रहा है कि भाई जो अगर एलसी यूसीपी डीसी में इशू की गई तो यूसीपी डीएस एप्लीकेबल होता है, पर एलसी में अगर कुछ लिखा हुआ है अलग से तो वो एप्लीकेबल होगा। तो अगर मान लो एलसी और यूसीपी डीएस में से कोई कॉन्ट्राविक्शन हो रहा है तो एलसी विल प्रिवेल, एलसी में जो कंडीशन लिखी हुई एक्स्ट्रा कंडीशन वो प्रिवेल करेगी यूसीपी डीएस में, और नहीं लिखी हुई तो यूसीपी डीसी के हिसाब से चलेंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट? इसी के बेस पे एक क्वेश्चन भी आया है, वो इफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट एंड यूसीपीडीसी हैव कॉन्ट्राडिक्टिव प्रोविजंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी फॉल्स इन दिस रिगार्ड। ये हमने जैसे लास्ट वाला एग्जांपल देखा कि मान लो कि एलसी में ही लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एलसी में लिखा हुआ है कि डेट ऑफ शिपमेंट या डेट ऑफ इनवॉइस शुड बी आफ्टर, एलसी में लिखा हुआ स्पेसिफिकली शुड बी आफ्टर इश्यू ऑफ एलसी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस वाले केस में जो एलसी इशू हुआ था वो तो हुआ था 1 अक्टूबर को, एलसी इशू हुआ था 1 अक्टूबर को, एलसी इशू, एंड हमारा जो हमारा जो हमारा शिपमेंट या जो इनवॉइस का जो डॉक्यूमेंट है वो तो 2 सितंबर का है, तो इनवॉइस जो डॉक्यूमेंट है 2 सितंबर का है। तो उस केस में अगर एलसी में ये नहीं लिखा हुआ होता, तो अगर एलसी में ये नहीं लिखा हुआ होता कि भाई डेट ऑफ ये चीज़ नहीं होती, तो यूसीपीडीसी तो क्या बोलती है कि कभी भी हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले के भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं एलसी इशू के पहले भी। पर अगर इसमें स्पेसिफिक के लिए लिखा हुआ तो क्या करेगा, एलसी की चलेगी। फिर क्या होगा, एलसी में जो लिखा हुआ है वो तो अलग से एक्सेप्शन हो गया ना, अलग से उन्होंने यूसीपीडीएस का एक एक्सेप्शन डाला है। ये हमने पढ़ा भी था, आप लोग मेरे पुराना पार्ट समझ भी सकते हैं, यूसीपीडीसी में जब हम समझाया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब एलसी में कुछ लिखा हुआ है तो एलसी को प्रायोरिटी देंगे देन यूसीपीडीसी को। ठीक है, तो इस पे बेस ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में। इफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट एंड यूसीपीडीसी हैव कॉन्ट्राडिक्शन प्रोविजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी फॉल्स इन द, तो अगर ट्रू पता लगा लेंगे तो फॉल्स, तो जो ट्रू है वो बाकी सारे फॉल्स हैं।
ये बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ यूसीपीडीसी विल प्रिवेल ओवर दोज ऑफ क्रेडिट, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, नहीं नहीं नहीं, प्रोविजंस ऑफ एलसी विल प्रिवेल। तो इन दोनों में से एक ही ट्रू है, या तो एलसी के, या तो आंसर क्या होगा, मतलब एलसी वाला ये जो सेकंड है वो क्या है, ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला क्या है, फॉल्स है। ऐसे ही जो बेटर ऑफ, नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बेटर ऑफ एज एप्लीकेबल जो बेनिफिशियरी के लिए बेटर, नहीं 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 नहीं, ये तो अनजस्टिस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो दो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि पूछ रहा है फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने लिया था कि आपकी अंडर। तो अब इसमें एक और कंसेप्ट हम लोग बना सकते हैं कि अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया कि पेमेंट मत करो, एलसी में तो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट से पेमेंट कर दो, फिर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जो भी कोर्ट्स के ऑर्डर आ गए, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। फिर एलसी, एलसी में जो लिखा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद यूसीपी डीसी। क्लियर है कंसेप्ट, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ऐसे केस 3 है कि एक एलसी कवरिंग शिपमेंट ऑफ 1000 कार्टून्स कंसिस्टिंग ऑफ 15,000 पीस ऑफ शर्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स है, फ्रॉम चेन्नई पोर्ट टू दुबई पोर्ट, प्रोवाइड्स दैट पार्शियल शिपमेंट इज नॉट अलाउड। एलसी में ही लिखा हुआ है, ऐसे अलाउड हो सकता है अगर नहीं लिखा हुआ है तो, पर एलसी में लिखा हुआ है कि पार्शियल शिपमेंट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बेनिफिशियरी ने 1500 कार्टन ऑफ शर्ट शिपिंग कंपनी को 15 जुलाई को इशू किए, अनदर 500 कार्टून 18 जुलाई को इशू किए। शिपिंग कंपनी ने एक बिल ऑफ लेडिंग दिया 15 कार्टून का 17 जुलाई को, अनदर बिल ऑफ लेडिंग दिया 19 जुलाई को। जो 15 जुलाई वाला है उसके लिए 17 को दिया, और जो 18 जुलाई वाला है उसको 19 को दिया। और बहुत कंसाइनमेंट वो शिप कर रहे हैं बाई ए वेसल दैट इज ड्यू टू लीव चेन्नई पोर्ट ऑन 21/7/2009। एक सेम वो जो ये है, जो चेन्नई पोर्ट से जो ट्रांसफ़र हो रहा है चेन्नई से, एक वेसल जाएगा, मतलब एक वेसल जाएगा, उसी में सारा शिपमेंट जा रहा है, शिप डाउन, बट दो बिल ऑफ लेडिंग इशू हुई है। द एलसी सिंह बैंक ने क्या बोला कि रिजेक्ट कर दिया, स्टेटिंग दैट शिपमेंट इज नॉट मेड अंडर 1 BL एंड सच कंस्टिट्यूट्स 1 पार्शियल शिपमेंट। उसने बोला कि ये तो पार्शियल शिपमेंट हुआ, विच इज नॉट परमिटेड अंडर द इशूइंग बैंक ने ये इन्फॉर्म किया कि नेगोशिएटिंग बैंकों की द गुड्स आर हेल्ड देयर डिस्पोजल, क्योंकि उनको इस नोटिस तो देना ही पड़ता है, एंड फर्दर इंस्ट्रक्शन आर अवेटेड। अब इसमें देखा हुआ है एक आर्टिकल 31 ऑफ यूसीपी है, जो भी है वो बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टिंग मोर देन वन सेट ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स कवरिंग शिपमेंट ऑफ गुड्स ऑन द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज सेम जर्नी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्शियल। ये नहीं भी लिखा होता तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि भाई वो तो एक शिपमेंट एक ही जहाज से आ रहा है, तो कॉमन शिपमेंट है, वो पार्शियल शिपमेंट थोड़ी है, उसको तो मिलेगा एक साथ, उसको तो मिलेगा एक साथ, तो ये पार्शियल शिपमेंट थोड़ी हुआ। पार्शियल शिपमेंट का मतलब हो गया कि उसने अलग अलग रेट को भेजा, तो वो बंदा अलग अलग टाइम पे यूज कर पाएगा, जो जिसके पास भेजेगा अलग अलग डेट पे डिलीवर होगा उसको, तो उसके लिए तो शिपमेंट पार्शियल, तब पार्शियल डिलीवरी तब होगी ना जब अलग अलग हो, या तो सेम पार्शियल डिलीवरी है नहीं, 2 BL इशू हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो है ये करेक्ट नहीं है एज पर आर्टिकल 31, एंड बैंक मस्ट पे एंड ऑनर द डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है कंसेप्ट। ऐसे ही ये जो कंसेप्ट है ये 5 वर्किंग डेज का कंसेप्ट बताएगा। 5 वर्किंग डे की जगह हम लोग यूज करेंगे बैंकिंग डेज, ताकि आपको कंसेप्चुअल बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो। 5 बैंकिंग डेज। LC issuing bank on receipt of documents on 15 September 2009 took 2 days to examine the same and referred the documents to the applicants for their acceptance on 17 September 2009. The applicant came with a discrepancy in documents on 22nd September 2000 evening, stating that documents need to be rejected as BL was not stamped ऑन बोर्ड। BL पे ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई ऑन बोर्ड हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ऑन बोर्ड हुआ है। और BL इनिशियल भी नहीं है, मतलब BL ओरिजिनल नहीं है, BL को साइन नहीं किया गया शिपिंग कंपनी ने। द इशूइंग बैंक सेंट ए स्विफ्ट मैसेज, तो BL को हम लोगों ने देखा था, बिल ऑफ लेडिंग शुड बी साइंड बाय शिपिंग कंपनी, या जो उसके अथोराइज एजेंट है उसके साइन होने चाहिए।
द इशूइंग बैंक सेंट ए स्विफ्ट मैसेज ऑफ रिजेक्शन ऑन 23 को उसने भेज दिया, 22 को इवनिंग में आया तो उसने 23 को भेज दिया। On receipt of SWIFT message from the issuing bank informing rejection of the documents applicant, negotiating bank ने बोला ओपनिंग बैंक को कि भाई मैसेज ऑफ रिफ्यूजल एंड नोटिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी वाज नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 5 वर्किंग डेज एंड एज सच क्लेम्स टू बी रिम्बर्स्ड एज पर एलसी टर्म। उसने बोला कि हम तो रिम्बर्स करो आप तो, क्योंकि 5 दिन में देना था। तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी को किसी को भी डॉक्यूमेंट मिले तो 5 दिन के अंतर्गत, जो 5 दिन के अंतर्गत उसको बताना होगा कि भाई ठीक है नहीं है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट जो एलसी ये 15 सितंबर को जो था, हम लोग ये ले रहे हैं, ये थर्सडे था, थर्सडे ये आया इसके पास, तो उसे 5 दिन उसको मिलने हैं। तो सिंपल सी बात है, 5 दिन उसको बैंक को मिलेंगे, तो 15 16 मिलेगा, 17 मिलेगा, 18 मिलेगा। पर इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि जो 16 को थर्सडे है, ये फ्राइडे था, ये जो 15 को ट्यूसडे, सॉरी 15 को ट्यूसडे, तो ये वेनसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये तो 3 दिन तो ये हो गए, 3 बैंकिंग डेज। तो फिफ्थ जो डे जो है उसको भेजना है। पर हुआ क्या कि जो 19 और 20 और सैटरडे संडे, तो ये तो क्या वर्किंग डे नहीं है, तो ये कट गए। ठीक है, उसके बाद जो 21 है वो भी क्या था उस टाइम के हिसाब से इसमें आगे दिया हुआ है कि उस टाइम हॉलीडे था इंडिया में, ईद के बेसिस पे हॉलीडे था, तो ये भी नहीं हुआ। तो फिर जो 22 है वो ये हो गया फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, और जो 23 है इसके आगे हम ले रहे हैं 23, वो क्या हो जाएगा फिफ्थ डे हो जाएगा। 23 क्या हो जाएगा फिफ्थ डे हो जाएगा। तो 23 डे फिफ्थ डे, तो उसने 23 को स्विफ्ट मैसेज भेजा, तो कोई रोंग नहीं किया, 5 दिन में उसने बता दिया कि भाई ये चीज़ है, इसमें प्रॉब्लम है, डिस्क्रिपेंसी है। तो 5 डेज में रुका तो कोई इश्यू नहीं है। तो मतलब ये क्वेश्चन ये बताना चाहता है कि आपको वर्किंग डे में वो ध्यान रखना है जिस दिन बैंक ओपन है बेसिकली, और 5 दिन का कंसेप्ट बताना चाहता है। ऐसे ही हम लास्ट केस स्टडी लेते हैं कि एलसी जो कॉल्स फॉर इंश्योरेंस फ्रॉम वेयर हाउस टू वेयर हाउस, मतलब इंश्योरेंस का जो पॉइंट है वेयर हाउस से वेयर हाउस बोलती है। एंड इंश्योरेंस है शुड कवर 110% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू का कितना कवर करना चाहिए, 110%। बैंक ए नेगोशिएट्स एंड फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स कवरिंग इनवॉइस फॉर USD 17920 अंडर ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। उसमें बहुत सारी बिल ऑफ लेडिंग आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेटेड 15 September 2009 to the opening bank under the said LC. The insurance enclosed to the documents is for $, and is dated 17 September 2009। ठीक है, तो जो बैंक जो बिल ऑफ लेडिंग है वो 15 सितंबर का है, और जो इंश्योरेंस एनक्लोज हैं वो 17 सितंबर के हैं। एंड इसमें जो है वो कोई डेट ऑफ शिपमेंट के बारे में कुछ बात नहीं है, ये बेसिकली इंश्योरेंस के बारे में बात है। तो इंश्योरेंस के बारे में जो बात है वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इंश्योरेंस है वो दो चीज़ें हमने देखी थी, कि एक तो क्या है कि इंश्योरेंस जो है वो जिस डेट से शिप हो गया तब से इफेक्टिव होना चाहिए, दूसरा 110% होना चाहिए। एक तो ये 110% एंड फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट इफेक्टिव होना चाहिए। उस बारे में कोई बात नहीं दी हुई है, क्योंकि ये केस स्टडी नॉर्मल केस स्टडी की तरह दी हुई है। 110% होना चाहिए। इन द गिवन सिनेरियो द इंश्योरेंस इज dated after the date of multimodal transport document which should be covering the voyage of goods from is more than given percentage more than 100%। अब इसमें क्या है कि पर ये चीज़ दी हुई है कि हम लोग जब से देख सकते हैं कि जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है वो 15 सितंबर 2009 के, तो हमें ये एज्यूम करके चलना है कि जो शिपमेंट हुआ है 15 सितंबर 2009 को ही हुआ होगा, क्योंकि उस दिन बिल ऑफ लेडिंग इशू हुआ है। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे रहा हो। तो इसमें जो इंश्योरेंस कवर है उसमें या तो 17 को जो इशू हुआ उसमें या तो ये लिखा हुआ होना चाहिए कि जिस दिन से ट्रीटमेंट है उस दिन से इफेक्टिव है,
या हो सकता है कि शिपमेंट 17th को हुआ हो, दोनों चीज़ इशू हो सकती है। दूसरा ये है कि जो इसमें 110% है ये, तो वो वाला इशू नहीं आएगा, यही चीज़ इसमें समझाई हुई है। अब इन पे बेस्ड हम को क्या करेंगे, जो ये कंसेप्चुअल हमने अंडरस्टैंडिंग की, इन पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपका जो और न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को वो डेवलप करेंगे। ये जो हमने पढ़ा, ये पुराने जो कंसेप्ट हमने पूछे उन्हीं को हमने न्यूमेरिकल्स के थ्रू या डाटा के थ्रू लाया गए। थैंक यू वेरी मच। आपको ये अगर पसंद आया तो आप ज़रूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, एंड आल्सो आप ये वीडियो लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच।